नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 9 साल की नौटंकी से पर्दा 9 लाइनों में हट गया और मोदी का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। और ये भारत में बैठा कोई शख्स नहीं किया है, ये विदेश में बैठे एक पूर्व मंत्री ने किया है। अभी हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में बजा था। आप लोग के कान तक आवाज आई होगी, पक्का आई होगी, 100%। अभी उस डंके की आवाज मध्यम पड़ रही थी, तब तक आज नया डंका बजाने के लिए मोदी जी निकल पड़े। ट्रेन में डंका बजा रहे थे, और ट्रेन में डंका बजा रहे थे तो जापान के पूर्व मंत्री ने ढोल फोड़ दी। अब ये कहानी रोचक कम है, गंभीर ज्यादा है। तो रोचकता इसमें थोड़ा सा कम तलाशिए, गंभीरता ज्यादा है। क्योंकि भारत आपको क्या बताया जाता है और उससे अलग होता क्या है। भारत की छवि, रियल जो कहते हैं ना कि रियल इमेज, वो रियल इमेज दुनिया के अलग अलग देशों में क्या बन रही है। क्या हम पलटू राम दुनिया में बनते जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को पलटू राम लोग बिहार में कहते थे, क्या पूरे देश को पलटू राम बना दिया है मोदी ने? अगर दूसरे देशों में ये नैरेटिव सेट हो जाए कि भारत एक ऐसा देश है जिसके कमिटमेंट पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो 1 मिनट के अंदर अपने ही वादे से मुकर जाता है। ये किसी भी देश की छवि, एक व्यक्ति की छवि अगर ऐसी हो जाती है कि वो 1 मिनट में अपनी बात से पलट जाता है, तो लोग उससे बातचीत करना छोड़ देते हैं, उसको 10-5 रुपया उधार, गुटखा और पान के लिए उधार देना छोड़ देते हैं। और भारत की छवि नरेंद्र मोदी ने ऐसी बनवा डाली। लेकिन फिर भी भक्तों को साक्षात विष्णु 10वां अवतार, कल्कि अवतार हो जाए और कल्कि समझाने आ जाए तो कल्कि के सब नहीं सुनेंगे। इसलिए हम सिर्फ, जो दर्शक हमारे हैं जो गंभीर बातों को समझते हैं हमारे साथ और हमें भी मदद करते हैं समझने में, सिर्फ उनके लिए कार्यक्रम लाए हैं। हेमंत भाई को ले आइए और फिर आपको दिखाते हैं ये ढोल नगाड़ा डंका सब। स्वागत है हेमंत भाई, हेडलाइन लाइए। देखिए, एक्स जापानीज मिनिस्टर ब्लास्ट्स इंडिया ऑन बुलेट ट्रेन डिले। जापान के पूर्व मंत्री भारत में बुलेट ट्रेन की देरी पर भड़के, और क्या भड़के ही नहीं, ये भड़के तड़के में आपको खबर नहीं समझ में आएगी। ट्वीट ले आइए, इसमें समझ में आएगा सारा मामला आपको। ये ट्वीट जब आपके सामने आएगा, ये पूरा का पूरा पोथा लिखा है उन्होंने, और नीचे फोटो भी मोदी के इवेंट की लगाई है, डंक की। और इसमें क्या लिख रहे हैं, इसको जरा मैं हिंदी में पूरा का पूरा आपको बता देता। भारत की शिंकानसेन परियोजना, यानी बुलेट ट्रेन, जिसको हम लोग बुलेट ट्रेन कहते हैं, भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में मैं स्वयं शामिल था। जो मंत्री पोस्ट कर रहे हैं वो खुद इसमें शामिल थे, मैं स्वयं शामिल था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बैठकों और बातचीत के दौरान जो बात सबसे ज्यादा सामने आई, वह भारतीय पक्ष की लापरवाही थी, जो बार बार देखने को मिली। वे किसी भी हाल में अपने वादे नहीं निभाते। एक एक सेंटेंस 2.5-2.5 किलो का है, सनी देओल के हाथ जैसे। भारत के बारे में क्या कह रहा है जापान का एक मंत्री? वे किसी भी हाल में अपने वादे नहीं निभाते। यदि कोई वादा भी करते हैं तो उससे तुरंत पलट जाते हैं। एक तो वादा निभाते नहीं, अगर वादा करते हैं तो तुरंत पलट जाते हैं। वे अंत तक सिर्फ अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाते रहते हैं, अपने स्वार्थ में, इनके स्वार्थ में भारत का हित भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस परियोजना के प्रभारी मंत्री विशेष रूप से बेहद खराब थे, प्रभारी मंत्री बहुत खराब। यदि सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति ही ऐसा हो तो किसी भी तरह का समझौता, अच्छा समझौता होना संभव नहीं है। उन सभी जापानी लोगों के सम्मान में जिन्होंने इस परियोजना में अपना दिल और मेहनत लगाई, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मैं 100% मानता हूं कि यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है। प्रधानमंत्री ताकाइची की भारत यात्रा से भी कोई परिणाम नहीं निकला।
जबकि निकलना चाहिए था, डंका बजा था। ताकाइची की यात्रा से भी कोई परिणाम नहीं निकला। इंडिया शिंकानसेन परियोजना की विफलता के बाद जापान ने सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सिग्नल प्रणाली भारत को देने से बाहर रखा। ठीक है, बस यहीं पे हम रुक के सीधा हेमंत भाई के पास चलेंगे, फिर आएंगे ट्रेन के डंका पर। ट्रेन के डंका इसके बाद आएंगे। हेमंत भाई, ये बुलेट ट्रेन परियोजना 2017 हम क्यों कहें 9 साल की नौटंकी आज खत्म हुई है, लेकिन देश हमारे जापान में खत्म हो गई इनकी नौटंकी, हमारे देश में चलती रहेगी। 2017 में ये परियोजना आई और इतना डंका बजा, इतना, हालांकि उस समय भी हमने एक बात कही थी कि भारत के लिए, भारत की जो जरूरतें उस हिसाब से गैर जरूरी था। यह भी एक इवेंट के सिवाय कुछ नहीं था, बिल्कुल निहायत गैर जरूरी। जिस प्रधानमंत्री को लेकर 4 घंटा तुम गंगा के किनारे आरती कर रहे हो, उस देश में बुलेट पर ट्रेन की जरूरत क्या है? मैं तो एक ही लाइन कहता हूं, जहां 4 घंटा गंगा आरती टाइम है जिसके पास, वो बुलेट ट्रेन क्या चाहिए? उसको तो बुलेट की जरूरत नहीं है, वो एनफील्ड बुलेट की जरूरत नहीं है, साइकिल से घूमे खलिहर आदमी। तो उस वक्त आई परियोजना, आज 9 साल बाद जो उस परियोजना में मंत्री के रूप में मुख्य किरदार जिसका था, मैं किसी भी यहां पर साइड रोल वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्य किरदार जिसका था, उसने पोल खोल दी। अब इसमें क्या क्या है डिटेल के साथ जरा ये पर्दे को पूरा खोल दीजिए। मैंने तो आंशिक रूप से खोला है। म्यूट हो आप हेमंत भाई, म्यूट। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये सारा घटनाक्रम ठीक उसी दिन हुआ है जिस दिन माननीय मोदी जी जींद में हरियाणा में अपना डंका बजा रहे थे हाइड्रोजन ट्रेन का। उधर पहली हाइड्रोजन ट्रेन का डंका बज रहा था, और इधर जो टोक्यो से जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व जस्टिस मंत्री जापान के हिडेकी माकिहारा, उन्होंने उस दिन वो ट्वीट किया और किस तरीके से भारत के अंदर जो व्यवस्था है उसको पोल खोलने का काम किया उसकी, और कहते क्या है और होता क्या है। और अब मजेदार बात देखिए क्या है कि किसी भी सवाल जवाब का देने की बजाय सारा का सारा अश्विनी वैष्णव को बचाने पर ध्यान है आईटी सेल का। 2017-18 में मंत्री कौन था? अश्विनी वैष्णव ही थे रेल मंत्री। तो ये असल में ये जो पूरी कहानी है, ये थोड़ी सी पेचीदा जरूर है, कोशिश करूंगा इसको सरल भाषा में समझाने की। लेकिन इस देश में जो 12 साल से वर्ल्ड क्लास फोटो अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं बिना किसी जवाबदेही के, अंतहीन बहाने होते हैं, बुलेट ट्रेन अफसरशाही के सारे नकारापन में उलझी रही, और वो फंसी हुई आज भी अपने दम तोड़ दिए जिस तरीके से, बिना किसी तुक्के जो किए बेतुके वायदे जिसको आप कहते हैं, टूटती समय सीमा और दुनिया भर में हो रही शर्मिंदगी, यही नए भारत का एक मजाक है जो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। जापान का मंत्री, जापान के प्रधानमंत्री के साथ आपने ध्यान से सुनिएगा, बुलेट ट्रेन जो है उसका आप उनके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। उसकी लागत भी आपको पता है, क्या क्या सामान आना है, कौन कौन से कंपार्टमेंट्स आने हैं, रोलिंग स्टॉक आना है, सिग्नलिंग सिस्टम आना है। ये सारी चीजें एग्रीमेंट करने से पहले होती हैं या बाद में होती है? मुझे ये समझा दीजिए आप। कॉस्ट से लेकर के, और सारे का सारा सॉफ्ट लोन है जापान इंटरनेशनल बैंक का, सारे का सारा। तो वैसी सूरत में जो भी सामान लिया जाना था इस पूरे पैकेज में, क्या उसका फैसला पहले होना चाहिए या उसका फैसला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट होना चाहिए? ये बताइए। ये सारी चीजें पहले होती। यहां पर क्या हुआ कि पहले तो जो डिले होती गई 2023 में ये योजना चालू हो रही थी बुलेट ट्रेन, और आज परिस्थिति क्या है कि 2027 में 40 किलोमीटर का हिस्सा ऑपरेशनल होगा 508 में से। और अभी पिछले हफ्ते ही अश्विनी वैष्णव डंका बजाने गए थे अहमदाबाद में, वहां उन्होंने कथित तौर पर खुलासा किया कि फेसिस के अंदर बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा 40 किलोमीटर, उसके बाद 100 किलोमीटर, और ऐसे करते करते 5 फेसिस में 508 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है, और वो 2029 और 30 के बीच में होगा। नहीं, वो 47 में होगा, चिंता न करो। 508 किलोमीटर और 16 साल इंप्लीमेंटेशन। वो जो विदेश में जो वहां के मंत्री कह रहे हैं, न्याय मंत्री, जस्टिस मिनिस्टर, वो जो उन्होंने कहा वो आपने पढ़ के बता दिया सारे का सारा। असली सारा खेल इसके अंदर हुआ आशीष भाई सिग्नलिंग सिस्टम का। जैसा मैंने कहा कि जब एमओयू साइन कर रहे थे तब सारी की सारी निटिग्रिटीज वहां तय होती कि ये चीजें हम देंगे, ये प्राइस होगा, ये सारी चीजें, एस्केलेशन और सब कुछ। ये ठीक वैसा ही मामला है, अगर आपको याद हो तो, कि हिंदुस्तान 126 राफेल खरीदने का एग्रीमेंट किया था फ्रांस के साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ किया था।
और इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट थी उसके अंदर 26 और उसका एक एक्स प्राइस था। ये मनमोहन सिंह की सरकार ने एग्रीमेंट किया। महामहिम गए, फ्रांस में डंका बजाया और कुल 36 जहाज का वन साइडेड, बिना किसी से पूछे, ना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ना कुछ, 36 जहाजों का ऑर्डर ले आए। सारे बने बनाए आएंगे फ्रांस से उड़ के, फ्लाई अवे कंडीशन में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गई तेलैंड। इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट कोई जिक्र ही नहीं। और जब जरूरत पड़ी तो उनको ये कह रहे हैं फ्रांस वालों को कि यार इनका हमें वो तो दे दीजिए कम से कम। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात थी, उसका कोई जिक्र नहीं। अब सोर्स कोड मांगते थे ट्रेन, अब उसका फॉलोअप ऑर्डर होना है रफाल का, उसमें फिर सोर्स कोड। अरे वो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे थे भैया। इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट लगने वाली बात थी एयरफोर्स की डिमांड पे, जहाज आ गए उसके बाद सोर्स कोड मांग रहे हैं। तो ऐसा काम कोई नॉन बायोलॉजिकल आदमी कर सकता है, जिसको बहुत दूरदृष्टि हो, जिसको कोई मुद्दों की समझ ही ना हो। वही इस केस के अंदर हुआ। यहां अब भगत जन क्या कह रहे हैं, या वो सच भी हो सकता है, इसमें मुझे और आपको जाने की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि आप सारे का सारा सिस्टम जापान से एग्रीमेंट कर रहे थे, उनका जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो महंगा है, पहले तय करना चाहिए था आपको। जब आगे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, सारी चीजें होती गई, तो उनको कह दिया कि हम आपका सिग्नलिंग सिस्टम नहीं लेंगे, हम यूरोपियन सिग्नलिंग सिस्टम लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो कभी उनका रोलिंग स्टॉक महंगा है, सारी चीजें। ये सारा काम होते होते आज स्टेज पर बात पहुंच गई कि वहां के मंत्री को ऑफिशियली ये कहना पड़ रहा है कि भारत के, और वो खास तौर पे हमारे जो रेल मंत्री हैं उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि तब इनके जो टॉप के लोग हैं वो ये कर रहे हैं। अगर उसका एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, पूर्व जापानी मंत्री ने बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी को लेकर भारत की कड़ी आलोचना की है। 14 जुलाई 26 को माकीहारा ने भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय पक्ष की अत्यधिक लापरवाही और केवल अपने हितों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति के कारण यह परियोजना अटक गई है, जबकि जापानी टीमों ने बातचीत और परियोजना को आगे बढ़ाने में पूरी निष्ठा और समर्पण से काम किया। 508 किलोमीटर लंबी इस बुलेट ट्रेन का अधिकांश वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंक के जरिए 81% ऋण से किया जाना है। भूमि अधिग्रहण हो चुका है, अधिकांश पिलर का निर्माण पूरा हो चुका है। परियोजना का लक्ष्य 2027 में ट्रायल शुरू करना और 2029 तक इसे पूरा करना, जो 23 में होनी थी। तो डंका तो बच गया। सबसे बड़ा विवाद सिग्नल्स प्रणाली को लेकर हुआ है। जापान सुरक्षा के लिए अपनी D-ATC प्रणाली लागू करना चाहता था, लेकिन भारत ने पारस्परिक अनुकूलता, इंटरपोलरिटी जिसको बोलते हैं, उसको ध्यान में और लागत को ध्यान में रखते हुए जो साइमंस का जो है नेतृत्व वाला ETCS लेवल 2 यूरोपियन सिस्टम, उसका अनुबंध चुना। इस पर भी कई तरीके के सवाल हैं। जो वो कह रहा है ना कि अपने हित, इसमें माननीय रेल मंत्री जी का कुछ पिया पाचा लगातार इस पर चर्चा होती है, इस पर हित ज्यादा से बात ज्यादा करेंगे। स्वार्थ शब्द वहां ज्यादा फिट है। इस निर्णय पर माकीहारा ने तीखी आलोचना की, जबकि इसके समर्थकों का कहना है कि यह व्यवहारिक और आत्मनिर्भरता पर आधारित फैसला है ये IT सेल के लिए। सवाल ये आशीष भाई, फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि ये सारे फैसले, कौन सा रोलिंग स्टॉक आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा सिग्नल सिस्टम लगेगा, ये एग्रीमेंट की शुरुआत में होता है या बीच में होता है? वही रफेल वाला काम कि जी अब सोर्स कोड दे दो, जहाज तो आगे। बिना सोर्स कोड क्या करोगे उसका? कोई इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। इंडियन तो कोई भी चीज होगी ना इंटीग्रेशन, सब कुछ फ्रांस से लेना पड़ेगा। तो इतनी जबरदस्त विजनरी लीडरशिप, वो आपको बधाई उसको। अब अगर आप इसकी टाइमलाइन पे जाओगे, मैंने कुछ खबरें भी भेजी, वो भी दिखा दीजिएगा किस तरीके से डिले होने के कारण कॉस्ट जो थी इस प्रोजेक्ट की 100% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये जैसे मैंने कहा कि 5 फेजेस के अंदर चलाया जाएगा। ये भी 22 जुलाई की खबर है, जो मैं कह रहा था, अहमदाबाद के अंदर रेल मंत्री ने डंका बजाया कि कब शुरू होगा पहला रूट। रेल मंत्री ने बताया पूरा प्लान। तो ये 5 फेजेस के अंदर होगा और पहले फेज में 40 किलोमीटर चलेगी। दूसरा है बुलेट ट्रेन, देश की पहली बुलेट ट्रेन में बड़ी अड़चन, 40,000 करोड़ का बड़ा बोझ, तो कंपनी ने खड़े कर दिया हाथ। ये लैंड एक्विजिशन वाला मामला भी फंसा हुआ है। ये स्थिति है प्रोजेक्ट के 10 साल बाद। कुल मिलाकर के अब परिस्थिति ये है कि जो कहते हैं ना आप, 9 दिन चले 2.5 कोस, तो यहां तो कितने कोस चले वो तो आशीष भाई बढ़िया बता पाएंगे। कब इसका एग्रीमेंट हुआ था, आज भी कहां खड़े हो, 2029 तक की 5 ईयर्स प्लान बढ़ा करके छोड़ दिया। कॉस्ट ओवररन हो गया, सब कुछ हो गया। और अब क्या कह रहे हैं श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी? अब ये कह रहे हैं कि अभी इसमें जो है 5 फेजेस के अंदर इसको चलाएंगे। तो 5 फेज कौन कौन से होंगे उसका भी सोच लीजिएगा। 5 फेजेस में इन्होंने जो बताया है, पहला परिचालन होगा सूरत से बिल्लीमोरा के बीच में 47-50 किलोमीटर, या सूरत से वापी के बीच में लगभग 100 किलोमीटर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की।
2028 27-28 में इसका चरणबद्ध विस्तार होगा, वापी से सूरत, वापी से अहमदाबाद, अहमदाबाद से ठाणे। 2028 ठाणे तक सेवा बढ़ जाएगी। 2028-29 पूरा मुंबई अहमदाबाद खंड बीकेसी तक पूर्ण परिचालन लक्ष्य दिसंबर 2029। कल्पना कीजिएगा। अच्छा, ये शुरुआत डेडलाइन में की बात आपको मैं चाह रहा था कि आप पूरे करो, लेकिन डेडलाइन की बात मत ही बताया जाए दर्शकों को, क्योंकि फिर हम भी अपराधी हो जाएंगे। डेडलाइन मोदी जी जो है होती है ना, ये आज तक एक भी डेडलाइन पूरी हुई हो तो मुझे बता दो। आप बता दो, दर्शक बता दें। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब से बना रहे हैं? हर साल खिसका देते हैं सब। कब से इस देश में सबको छत दे रहे हैं? हर साल खिसका देते हैं। कब से किसानों का आय दोगुनी कर रहे हैं? आधी कर दिया, डेडलाइन पूरी होना छोड़ दो आप। और दूसरी बात, इसमें एक नहीं 2 मंत्री चपेट में आएंगे, 2 रेल मंत्री। अश्विनी वैष्णव का नाम तो आपने लिया, पीयूष गोयल भी हैं, पीयूष गोयल भी। ये 14 सितंबर को हुआ था शिंजो आबे के साथ समझौता। 14 सितंबर अगर डेट पे आप देखेंगे, हालांकि पूर्व पहले से तैयारियां होती हैं, 2-3-4 महीना पहले से, 4 महीना पहले से तैयारी होती है। ऐसा नहीं होता कि आए चलो आओ बैठो। नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं, ये जो आप क्या चाहिए आपको लाइए मैं दे देता हूँ, बाकी देश नहीं करते। तो तैयारी हुई थी उस समय। अश्विनी वैष्णव तो इसमें बिल्कुल ही बाद में है, अश्विनी वैष्णव नहीं, सुरेश प्रभु के समय में इसकी तैयारी हुई थी। और जिस दिन जब ये साइन हुआ है 17 में 14 सितंबर को, तो पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल इसमें मुख्य किरदार पीयूष गोयल का आएगा। और फिर अश्विनी वैष्णव, ये तो फिर नाम ही में इनके सब कुछ है समाहित, ये त्रिलोकदर्शी हैं, तो इनकी बात छोड़ दीजिए। अब आपने कहा 5 फेज में चलाएंगे। मैं एक बात खाली दर्शकों को बताऊं, इस देश में एक ही काम जो हुआ हर कार्यक्रम में हम बोलते हैं, हर शो में, झांसा। ये कौन सी ट्रेन चलाने जा रहे हैं? पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं? ये आप सभी लोग को पता होगा कि जापान चीन में जो बुलेट ट्रेन है, कोई 380 किलोमीटर की रफ्तार किसी की है, किसी की 440 है, किसी की 430 है, मतलब 400 के आसपास इसकी स्पीड होती है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 40 किलोमीटर का ये फेज चलाएंगे। इससे बड़ा नॉनसेंस क्या हो सकता है? मैं नहीं साइंटिस्ट हूं, लेकिन मैं मान लो हमें कम बुद्धि, हम आप सबसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हेमंत भाई तो यही पूछ लूंगा। 40 किलोमीटर का पहला फेज जो ये चलाएंगे, तो 60 मिनट में 400 किलोमीटर। मोदी से कम आता है, गणित में आती है लेकिन थोड़ा बहुत आती है। 60 मिनट में 400 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर कई मिनट में? 6 मिनट में। 6 मिनट में मतलब गुटखा खाएगा आदमी अहमदाबाद में और थूकेगा अगले स्टेशन पर। अभी ड्राइवर ढंग से अभी बैठा भी नहीं, गद्दी पे पहुंच जाएगा। आप बता दो, 6 मिनट के लिए किसी ट्रेन का संचालन मुमकिन है क्या? 6 मिनट के लिए टोटल रनिंग आवर्स 6 मिनट। मैं दूसरी बात, चलो ठीक है, मंत्री क्या कहा, संतरी क्या कहा, हमारा वाला मंत्री क्या कहा, मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। बता दो हेमंत भाई, 6 मिनट ही रनिंग आवर होगा ना? मैं मान लो गलत हो सकता हूं। आप अगर फेज कह रहे हो, पहला फेज में इतना चालू करेंगे, तो क्या चालू करोगे? पैदल जाओगे? जाएगी बुलेट ट्रेन ही ना पहले फेज में। 6 मिनट का नहीं, रनिंग आवर होगा ना? आशीष भाई, अभी भी नहीं पता कि क्या जाएगा। अभी भी बीईएमएल से करवा रहे हैं कि बुलेट ट्रेन हो सकता है, आई ना, और रोलिंग स्टॉक दे ही ना इनको। अब तो हालत वहां खड़ी हुई ना कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जो हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करने थे, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना किसके लिए? बुलेट ट्रेन के लिए बना है ना। और उसके ऊपर अगर कोई आप उससे कम स्पीड की ट्रेन चलाओगे, तो ये पैसा क्यों बर्बाद किया आपने? और पहले दिन से इस देश में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, उन पर पैसा का जो वेस्टेज है वो क्रिमिनल वेस्टेज है। चाहे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, चाहे नई संसद का प्रोजेक्ट हो, या नई दिल्ली में जो सब कुछ ये सारा खेल कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करके सारे नए दफ्तर बनाना, वो बनाना, तो ये सारे का सारा एक खास तरह का एक दिमाग में जो हीन ग्रंथि है, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की बात है। सवाल ये है कि ये बुलेट ट्रेन अब चलेगी या नहीं, केवल इतनी बात। आपने प्रोजेक्ट्स की समय सीमा की बात, बिल्कुल छोटा सा बता दूं, मुंबई अहमदाबाद जो ये हाई स्पीड रेल जिसको बुलेट ट्रेन बोल रहे हैं, ये अल्टीमेटली हाई स्पीड ट्रेन होनी है। आप देख लीजिएगा, बुलेट बुलेट नहीं चल रही है। तो इसका लक्ष्य जो था वो अगस्त 2022 का था आशीष भाई, और अब ये परियोजना 2029-30 के आसपास तक पूरी होने की उम्मीद है, याद रखिएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, 2020 तक पूरा होना था। ये भी चरणबद्ध रूप से पूरा हुआ,
कितने साल के बाद पूरा हुआ। सेम हैपेंड विद ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। चिनाब रेल ब्रिज आप देख लीजिए, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लोग, कितनी बार समय सीमा बदली गई। जोजिला सुरंग 2026-23 का लक्ष्य था, अभी तो निर्माण ही जारी है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जहां आप रहते हो, 2024 तक संचालन का लक्ष्य था, अब उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन के बाद कैसे पानी अंदर घूम रहा था वो 4 दिन पहले आपने देखा होगा। मुंबई, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 का लक्ष्य था, वो रिसेंटली श्रीमान जी डंका बजा करके आए हैं वो। अब आप जो मोदी जी की सबसे खास परियोजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी 2013 से चीखते फिर रहे, पूरे देश में स्मार्ट सिटी, एक का नाम बताइए मुझे, एक का 100 बनने थे। और कई शहरों में परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ती चली गई, और आज तक मोदी जी ने ये नहीं बताया कि स्मार्ट सिटी होता क्या है। एक के दर्शन नहीं कराए, कौन कौन से प्रोजेक्ट हो गए, और हजारों लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। ना कोई सीएजी है, ना कोई जवाबदेही है, ना कुछ। ऐसी ही मोदी जी की एक और बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, नमामि गंगे, याद होगा आपको। कई शहरों के सीवरेज शोधन परियोजनाएं आज तक कितने पूरी होगी, कितनी मां गंगा साफ हो गई। भारतमाला परियोजनाओं, किस तरीके से उसमें सारा कुछ होता गया। जो भी मोदी जी आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सारा पिछली सरकारों ने जो फाउंडेशन किए थे उन सब के रिबन काटते हुए दिखाई देते हैं। अपनी सरकार में क्या ऐसा किया कि जिसका शिलान्यास भी किया हो, उद्घाटन भी किया हो बड़ी परियोजना का, मेगा परियोजना जिसको आप कहते हैं, एक का नाम बता। मैं बता देता हूँ, क्योंकि केवल और इसी पर केवल हिंदू मुस्लिम का वर्टिकल डिवीजन करना, ये जो अंधभक्ति की खेती, हाँ इसमें सफल हुए। नहीं दो नहीं, लोगों को और भी देश के जिस सारे जो अभी रिसोर्सेज। लोग लोग कहेंगे कि नहीं आप नहीं बता रहे हो किया। हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन आप ही के घर के पास में चली है हाइड्रोजन ट्रेन, लोग डंका बजाएंगे। अब हाइड्रोजन ट्रेन का भी सच, जब ट्रेन ही की बात है, इसलिए मैंने कहा ट्रेन में डंका बजा रहे थे, तो हाइड्रोजन ट्रेन का भी सच जरा देश को बताना जरूरी है। और फिर यह भी आज से आप लोग इंतजार करिएगा कि दूसरी कभी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वन टाइम डंका, वन टाइम होता है ना, वन टाइम। अब वन आगे बढ़ टाइम हो जाएंगे। गया, वन टाइम हो गया। अब इसके बाद कुछ और बन जाएगा, कोई और नया आ जाएगा, नाइट्रोजन वाइट्रोजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से या कुछ एथेनॉल से, कुछ से भी चला देंगे लोग। लेकिन मैं अब पहले आपको जरा बता दूं, इसको बड़े उससे देखिएगा, एक एक आंकड़े इसमें देखिएगा और समझिएगा। और हेमंत भाई आपके घर के बगल में है, तो इसलिए आप जरूर ध्यान दीजिएगा। लाओ भैया, हेडलाइन दिखा रहे थे ना, हेडलाइन में क्या मोदी जी ने आज बोला था, कहा जो दुनिया सोचती है मैं पहले सोचता हूं, जो करती है वो मैं पहले कर लेता हूं। तो देखिए, बस ये अपना सिग्नल नहीं पहले तय कर पाते हैं, ट्रेन पहले ले आते हैं, सिग्नल छोड़ आते हैं, हवाई जहाज लड़ाकू विमान पहले ले आते हैं, सोर्स कोड छोड़ आते हैं। यही इनका भाषणबाजी में और हकीकत में अंतर है। ये पढ़िएगा आप एक एक चीज। एक नई हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने में 41 से 50 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जो सामान्य डीजल ट्रेन की 27 करोड़ की लागत से 20 से 30% अधिक है। हालांकि कुछ विशेष सुविधाओं से लैस पूरी ट्रेन की अनुमानित कीमत 80 करोड़ रुपए तक आ जाती है। अब रोकिएगा, अभी चेंज मत कीजिएगा। हाइड्रोजन ट्रेन 10 बोगी की जो है, 10 बोगी की हाइड्रोजन ट्रेन बनने की कॉस्ट जो है वो 50 करोड़ है, और 80 करोड़ हो जाती है अगर उसमें कुछ विशेष व्यवस्था हो, तो 80 करोड़ होगी। अब ये 50 से 80 के बीच में बनी होगी, ठीक है। पहला चीज नोट कर लीजिएगा आंकड़ा। जो सामान्य डीजल ट्रेन या मेमू बनती है, ये जो है 25 से 27 करोड़, एग्जैक्ट मैं बताऊं, 25 करोड़ 26 करोड़ 27 ही आप मान लो, तो 27 दोगुने से ज्यादा इसकी कॉस्ट है बनाने की, ट्रेन को बनाने की कॉस्ट। अब आगे चलिए, सिर्फ एक कॉस्ट पे नहीं रुकना है, आगे चलिए। ये वन टाइम इवेंट का खर्चा बता रहा हूं, और हासिल भी इसी में पता चल जाएगा आपको। ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जमीन पर मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना बेहद जरूरी था। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोजन प्लांट, स्टोरेज यूनिट और फ्यूल स्टेशन विकसित करने पर प्रति रूट लगभग 70 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। अगर जींद के इस पहले प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो प्लांट और रिफ्यूलिंग स्टेशन समेत पूरी व्यवस्था को खड़ा करने में 112 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। यह भारी निवेश भविष्य में तैयार होने वाले नए रूट के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट का काम करेगा। अब रोक दीजिएगा, ये आखिरी लाइन पता है क्या होता है, वो उठाने वाला काम, कि उठा लो, जमीन टच हो गया उठा लो तत्काल। तो इसलिए होता है कि ब्लूप्रिंट। अब मैं सब बताऊंगा आपको। 112 करोड़ रुपए में यहां पर जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट, स्टोरेज, फ्यूल स्टेशन, इस सब के पे 112 करोड़ खर्च हुआ, मतलब 150 करोड़ का काम हो गया।
और आज जो व्यवस्था की गई थी मोदी जी का डंका बजाने के लिए 10-20 करोड़ उसमें जोड़ दो, तो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का डंका बजाने के लिए। जो बताया जा रहा है ना कि पोल्यूशन खत्म, ये वो जीरो उत्सर्जन, सब अभी सब क्लियर हो जाएगा। 100 ये 200 करोड़ के आसपास का हो गया पूरा चूना। अब आगे चलिए, एक चीज चल रहा है कि बहुत सस्ता पड़ेगा, आगे चलिएगा। जींद और सोनीपत के बीच की दूरी 89 किलोमीटर है। एक तरफ की यात्रा के लिए हाइड्रोजन ट्रेन लगभग 95 किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करती है, यानी प्रति किलोमीटर औसतन 1.07 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत होती है। ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी हाइड्रोजन की सप्लाई जींद में बने ग्रीनेज इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट से की जाती है, वही जो बना हुआ है जो 112 करोड़ रुपए खर्च करके सब बना। ठीक है, 95 किलोग्राम मतलब मोटा मोटी आप मान लो ट्रेन आगे पीछे चलना मुड़ना दौड़ना सब 100 किलो का हो गया। ठीक है, 100 किलो हाइड्रोजन एक दिन में, मैं अब यहां पर रोके रहिएगा हेमंत भाई, एक दिन में 400 किलोग्राम का वहां का प्रोडक्शन है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का, और 400 ही किलोग्राम इस ट्रेन की खपत है। ठीक है, जो कह रहे थे कि उससे बड़ा फायदा होगा, अब या तो दुनिया में कहीं ट्रेन जानी हो होनोलुलु जानी हो, पहले जींद आवे, वो जींद में भरवा ले तब हो जाए। वो जींद के इस ट्रेन के अलावा कहीं वो 112 करोड़ रुपया वो कहीं सोन पापड़ी खाने काम नहीं आएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। ब्लूप्रिंट और आगे का ब्लूप्रिंट बन जाएगा। भैया जींद ही वाले ट्रेन में वो भरेगी ना। है? हम वैज्ञानिक नहीं है नरेंद्र मोदी जैसे, लेकिन इंसान तो है कि जो तर्क के साथ सोच सके। तो वो कूड़ा है और कुछ नहीं, ये जींद की इसी ट्रेन में भरेगा और उसकी कैपेसिटी भी इतनी है कि इसी ट्रेन में भर पाएगा। ओके, अब सस्ते महंगे पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है, उसको भी दिखा दीजिए तो और क्लियरिटी होगी, दर्शक समझ लें आज के डंका को, बड़ा मेहनत किया है इस पे। ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया करेंटली कॉस्ट बिटवीन 387 to 560 रुपीज पर केजी, डिपेंडिंग ऑन ओपन मार्केट कंडीशन लोकल, और तमाम चीजें इसको सस्ता करने के लिए चल भी रहा है। ऐसी भी चर्चा है कि 350 में आ जाएगा। चलिए, 387 से 560 इसका मोटा मोटा एवरेज हम ले लेते हैं, हटा दो। मोटा मोटा अगर हम इसके बीच का ले ले तो 450 के आसपास बैठा, 400 से 450 के बीच बैठा मान लो, तो 1.07 किलोग्राम लगेगा 1 किलोमीटर में, मतलब 450 से 450 रुपया प्रति किलोमीटर खर्चा आया। ठीक है, आए? आप हेडलाइन देखिएगा, 4 से 6 रुपया प्रति किलोमीटर जिन्होंने लिखा है, जिन चैनलों ने, मैं कह रहा हूं उनके संपादकों से जरा चल के एक बार भर तो हम भी चलते हैं। चलो भरो, तुम अपनी पाइप लगाओ, किससे भरते हो देखें हम। 4 से 6, आप सबके सामने मैं एक चीज दिखा रहा हूं ना, 450 से 450 रुपया पर किलोमीटर। अब हम आ जाते हैं डीजल इंजन पर। डीजल इंजन का माइलेज जो है वो 1 किलोमीटर में 4 से 4.5 लीटर डीजल खाता है। 12 बोगी की पैसेंजर ट्रेन, हम बोगी की भी इंपॉर्टेंस होती है, 12 बोगी की पैसेंजर ट्रेन 4 से 4.5 लीटर डीजल खाती है। 4 लीटर 9 चौक 36, 360। ठीक है, 4.5 लीटर 400, 410 रुपया, 420 रुपया। आप कहां से सस्ता हुआ आपका ये बता दो। एक ट्रेन पर आपको कितना इंफ्रा बनाना पड़ेगा, एक ट्रेन पर, ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उस ट्रेन को चलाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और ग्रीन हाइड्रोजन का आप कहां कहां पे प्लांट बनाओगे, एक एक ट्रेन चलाने के लिए आपको कितने वर्ष का प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं, आज हेडलाइन और भी जो लगी है, हर हेडलाइन का पोस्टमार्टम करेंगे। हेडलाइन क्या लगी, दुनिया में सिर्फ 5 देश, चीन, जापान, स्वीडन, अमेरिका में ये पहले आया, टेक्नोलॉजी आई, एक ट्रेन वहां चलाई गई, दूसरा वहां भी नहीं चलाई गई। ठीक है, एक वहां चलाई गई, दूसरी नहीं चलाई गई, स्वीडन में चलाई गई, जर्मनी में चलाई गई हैं एक से ज्यादा ट्रेनें, चीन में 2024-25 में चला करके उसके बाद अभी मतलब चल रही है ट्रेन। उस पर कोई ये नहीं है कि अब इसी टेक्नोलॉजी पे चले जाए। चीन वगैरह तो जो अगर उनको पसंद आ जाए कि वो हिट क्लिक कर गया तो वो तो भर देते हैं धनाधन। अब तक चीन का माल कई देशों में लगने लगा होता। जापान में भी यही कंडीशन है।
आप जिस टेक्नोलॉजी पर 2004 से काम शुरू हुआ, 2004 से मैं बता दूं, ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए इस टेक्नोलॉजी पर काम 2004 से शुरू हुआ। आज तक दुनिया इस टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से, कोई देश, जिस देश में पायलट प्रोजेक्ट आया वो देश भी बहुत तेजी से इस पर शिफ्ट नहीं हुआ। बहुत तेजी से क्या, धीमे भी शिफ्ट नहीं हुआ। एक ट्रेन ये बनी है, अब इतने के बाद इतना मैंने बता दिया, अब ये एक ट्रेन क्यों बनी, अब ये आप बता दो। मैंने तो आंकड़े रख दिए, क्यों बनी ये ट्रेन। देखिए नहीं आशीष भाई, देखिए मोदी जी इनोवेशन के प्रतीक है पूरी दुनिया के अंदर। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? आप तो गणित करते हो पढ़े लिखों वाला, उनका जो दैवीय गणित है उससे कोई मैच नहीं हो सकता आपका। आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हो, वहां पर लॉजिक और रीजनिंग के लिए कोई स्पेस नहीं बचा, इसकी चर्चा ही नहीं करनी। तो उसके बाद कुछ बचा हो तो वो बताइए। केवल एक ये हाइड्रोजन वाला ड्रामा करके ये 3 महीने से चल रहा था, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, कर करा के चला दिया। ये आज के बाद इसका कोई फॉलोअप आपको दिखाई नहीं देगा कि कितनी बार कितनी जगह इसका पावर फेल हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। पहले एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के लिए लाए थे शुरू में, तब इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, फिर दिल्ली की वो दया बस्ती के अंदर वहां भेज दिया गया वहां पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे सब ऐसे ही चलता है। जो व्यक्ति अपनी बुलेट ट्रेन का वो करके 2023 तक लाने का, वो 2029 पे जा रहा है, तो उसकी आप समझ सकते हैं। उसने केवल, आपने कहा ना, वन टाइम इवेंट। आपने साबरमती के तट पे एक जहाज उतरता भी देखा था समुद्र के अंदर, नदी के अंदर। वो जहाज एक आदमी की लैंडिंग के बाद दोबारा देखा आपने कभी? वो नदी भी वही है, वो सारा सिस्टम भी वही है। क्या था उस टाइम पे? क्योंकि गुजरात का चुनाव था। तो ये वन टाइम एजेंडा है आशीष भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस समय जब मैं और आप यहां अपना डंका बजा के चलेंगे, जिन किसानों को 1 साल से ऊपर समय तक दिल्ली के बॉर्डर्स पे पटके रखा, जिनके लिए नश्तर गढ़वा दिए गए, सब कुछ बंद कर दिया गया, अब उनकी पगड़ी बांध करके भाषण दे रहे हैं पंजाब में इस समय, क्योंकि पंजाब में चुनाव है। तो मोदी जी आगे बढ़ जाते हैं। आपकी तरह वो चीजों को ढोते नहीं है, मुद्दों को आपकी तरह गणना करने नहीं बैठते, आपकी तरह लॉजिक और रीजनिंग नहीं ढूंढते, करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनको पता तुमसे कोई सवाल पूछने वाला पीछे नहीं, कोई फॉलोअप लिखने वाला नहीं, ना कोई आज सवाल पूछेगा, ना फेलियर के बाद पूछेगा, ना कोई इकोनॉमिक्स। भाई एक और एक आपने और मैंने तो 2 पढ़ा है, वो 11 बता के आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। A² + B², 2AB एक्स्ट्रा कनाडा में बताया थे। तो मोदी जी का अर्थशास्त्र देखिए मेरे और आपकी समझ से बाहर है। दर्शक साथी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम तो जो फैक्ट्स है केवल वो उनके सामने ला सकते हैं, वो हमने रख दी। मोदी जी की गणनाओं को काउंटर कर पाना मेरे और आपके बुद्धि से बाहर है। हमने तो जो पढ़ा है हम तो उतना ही बता सकते हैं। मेरी तो ये सीमा है, आप भी शायद स्वीकार करेंगे इस बात को। नहीं भैया, हम पूरा स्वीकार, तो वन टाइम, हम तो हमेशा करते हैं वन टाइम इवेंट का चैंपियन। एक बार जो इवेंट कर दिया दोबारा, क्योंकि दोबारा करेंगे तो फॉलो करना पड़ेगा ना, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक बार करो उसके बाद चूल्हे में जाए। हमारे एक कहावत हम लोगों ने सबने सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल। ये नेकी करने वालों के लिए था, उस कहावत को चेंज कर दिया गया है। नरक बना आगे बढ़ जा, पीछे नरक बना फिर आगे बढ़ जा, आगे भी तो नरक बनाना है। नरक बना आगे बढ़ जा, फिर नरक बना आगे बढ़ जा, और आगे नरक बना और आगे बढ़ जा। पीछे नरक बनाते जा, आगे तो बढ़ता जा। जब तक पूरे देश को नरक में न तब्दील कर दे तब तक बढ़ता रह, कदम रुकने नहीं चाहिए, थकने नहीं चाहिए। और एनर्जी तो बहुत है अभी भी, कौन सी टॉनिक पीते हैं पता ही नहीं चल पाया है। चलिए इजाजत दीजिए हमें, और आप लोग हाइड्रोजन ट्रेन में सब लोग सफर करिए, जींद से जाकर के सोनीपत। वो 2 घंटे में 86 किलोमीटर की दूरी, 2 घंटे में जींद से सोनीपत, सबसे महत्वपूर्ण 2 जगहों को जोड़ दिया है। इसको कहो कॉरिडोर का नाम नहीं दिया, दे देंगे नहीं तो अभी, आप क्यों कॉरिडोर जल्दी नाम कर? दे देते। अरे दे देंगे, अभी बहुत सारी दुर्दांत प्रतिमाएं लगी हुई, कोई दे देगा। एक बड़े प्रचंड चलो, लोग हैं। अब पंजाब में चुनाव है, तो पंजाब में आज ही हम सुन रहे थे ज्ञानियों को भाजपाई कि उत्तराखंड में चुनाव है, इसलिए वहां पर छात्रों से बात करने गए हैं मोदी जी। तो ये पंजाब में चुनाव नहीं है क्या? पंजाब का चुनाव स्थगित हो गया है, वहां तो बेवजह गए हैं। और राहुल का तो कोई वजह है, ये तो बेवजह गए हैं। पंजाब में जाके नीट पे चर्चा कर लेते तो हम राहुल गांधी के समकक्ष इनकी तारीफ कर देते। इजाजत दीजिए, चलिए देखिए आप लोग। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।